हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस अध्याय में अम्ल, क्षारक, लवण के साथ साथ सूचक पीएच मान भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अम्ल की। तो अम्ल जो है इसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। तो अम्ल की परिभाषा की बात करते हैं। तो जो अम्ल की परिभाषा दी गई है वो एक वैज्ञानिक है आर्हीनियस, इन्होंने दी है, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी ने दी है। तो हम आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ पहचान है हाइड्रोजन आयन की, H3O+ ये पहचान है हाइड्रोनियम आयन की। तो परिभाषा फिर से डिवाइड कर लेते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के बहुत सारे अम्ल के हैं। अम्ल में जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl, HNO3, ये आदि सब अम्ल ही है। तो हम जैसे किसी एक को मान लीजिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को हम तोड़ के दिखाएंगे। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब इसको अगर हम वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो ये एक्वस लिखेंगे क्योंकि क्या है, जलीय अवस्था में। तो इसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये एक अम्ल है, इसको जब जल में वियोजित कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और क्लोरीन या क्लोराइड अलग हो गया। तो अब H+ मिला, तो इस H+ से हम पहचान लेंगे कि ये अम्ल। हाँ, इसे जलीय विलयन में मान लीजिए H+ है। अब इस H+ की क्रिया हम करवा दें H2O, क्योंकि जल में है तो जल से क्रिया होगी। तो जल से क्रिया हो जाए तो क्या हो जाएगा, H2O3 हो गया, तो H3O+, ये हो गया हाइड्रोनियम। तो यही निकला, इनके नाम है। H को कहते हैं हाइड्रोजन आयन और H+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये परिभाषा समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है। तो ये अम्ल है, अम्ल की परिभाषा हो गई। और अम्ल के उदाहरण से कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब अम्ल है। इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी। जैसे कि अब इसमें H2 है, इसको तोड़ के दिखाते हैं, H2SO4। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 है तो लिखेंगे 2H+ और प्लस में सल्फेट SO4- दो बार, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पे H+ निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन। ये भी एक्वस है जलीय में और ये भी जलीय में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है अम्ल। ये तो हमने बात कर ली अम्ल की परिभाषा, अम्ल के उदाहरण। तो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत से उदाहरण अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जिनको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तभी उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको अब मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अम्लों के प्रकार। तो अम्ल के जो प्रकार हैं वो कई तरह के हैं। उनमें विशेष रूप से अम्ल 6 प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर उनको बता देते हैं। अब जैसे अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के जो प्रकार हैं उनको 3 पार्ट से अलग अलग करते हैं। एक, स्रोतों के आधार पर, ए नंबर, स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार हैं, स्रोतों के आधार पर, ये हो गया। अब दूसरे टाइप के अम्लों की बात कर लें, तो कुछ जो अम्ल हैं वो सांद्रता के आधार पर बात करते हैं। सांद्रता के आधार पर फिर अम्लों को बांटा गया है, सांद्रता के आधार पर।
एक और बात है, क्योंकि मेन किसी इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या के आधार पर तो ये 3 तरह से अम्लों को डिवाइड किया गया, ये सी हो गया और ये डी। अब इसमें से सबके अलग अलग प्रकार हैं। अब जैसे कि हम पहला बात करते हैं स्रोतों के आधार पर, तो स्रोतों के आधार पर जो अम्ल होते हैं 2 तरह के, कुछ है कार्बनिक अम्ल, एक प्रकार ये हो गया, और एक होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल अब आते हैं सांद्रता के आधार पर, तो सांद्रता के आधार पर भी 2 प्रकार, एक प्रकार है सांद्र अम्ल, एक है तनु अम्ल। तनु अम्ल यहाँ 2 प्रकार हो गए। अब बात करेंगे संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर भी 2 प्रकार के, एक है प्रबल अम्ल और दूसरे हैं दुर्बल। अलग अलग आधार पे अम्लों के प्रकार है। अब इनके बारे में समझते होते क्या है, इनकी परिभाषा, वो सॉरी परिभाषा नहीं, उदाहरण परिभाषा बताएंगे। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल जो जीवों में उपस्थित होते हैं, यानी कि जंतुओं और पौधों में उपस्थित होते हैं, वे कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और खनिज अम्ल वे अम्ल जो पृथ्वी में खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, वो खनिज अम्ल होते हैं। तो ये बात समझ गए कि जो जीवों में मिले कार्बनिक अम्ल, जो पृथ्वी से मिले वो खनिज अम्ल। ये हम स्रोतों के आधार पर बता रहे हैं कि किन किन स्रोतों से हमें अम्ल प्राप्त होते हैं, तो स्रोत के आधार पर हो गए। तो स्रोत समझ ही गए कहाँ से मिलता है, तो जंतुओं से मिलता है, पौधों से मिलता है कार्बनिक अम्ल, वही अगर पृथ्वी से मिले तो खनिज अम्ल। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं, तो ये जो कार्बनिक अम्ल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, खासतौर पर बहुकल्पी के लिए। तो कुछ अम्लों की हम बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि एक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल, उदाहरण मेथेनोइक अम्ल। अब ये अम्ल मिलता है डंक में, जैसे कि चींटी का डंक, बिच्छी का डंक, मधुमक्खी का डंक, जब ये लोग काटते हैं, जब बिच्छू डंक मारता है, चींटी काटती है, तो उनके डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ये हमारे शरीर में जाता है, तभी हमारे शरीर में जलन होती है, दर्द होता है, क्योंकि वो अम्ल हमारे अंदर आ जाता है। ये समझ गए होंगे, मेथेनोइक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल है। जो तो जंतु की बात कर लिए, अब पौधों की बात करते हैं, क्या क्या होता है। एक है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल खट्टापन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टार्टेरिक अम्ल जो है ये पाया जाता है इमली में, टार्टेरिक अम्ल। एक होता है आक्जेलिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल। तो जो आक्जेलिक अम्ल होता है ये पाया जाता है टमाटर में। एक है सिट्रिक अम्ल, ये भी बहुत खट्टा अम्ल होता है, क्योंकि अम्लों का तो स्वाद ही खट्टा होता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है नींबू में, संतरा में, इन सब में जो खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आम में भी होता है सिट्रिक अम्ल, वो भी खट्टा होता है। तो ये हमने कुछ अम्लों की बात कर ली। हाँ, एक अम्ल होता है जो दूध से जब दही बनता है तो दही भी खट्टा होता है, तो दही है। अब दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ये भी एक कार्बनिक अम्ल है। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल होते हैं ये सब, कार्बनिक अम्ल माने। तो इनके उदाहरण हमने ज्यादा बताए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी में इतनी संख्या नहीं बताएंगे। अब सिर्फ खनिज अम्लों की बात करें। अब खनिज अम्ल जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जैसे इसमें है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फिर एसिटिक अम्ल। तो ये जो अम्ल हमने बताए
ये खनिज अम्ल होते हैं। इनके सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं लिखने के लिए। जैसे फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, फिर एसिटिक अम्ल का होता है CH3COO। तो ये खनिज अम्ल हो गए। तो ये तो हो गए स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार। अब हम बात करेंगे सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो सांद्रता को देख लेते हैं। तो सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के, एक है सांद्र अम्ल, एक है तनु अम्ल। तो सांद्रता यानी शुद्धता, वे अम्ल जो अधिक शुद्ध होते हैं, कहने का मतलब यह है वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है, वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि मार्केट में दो तरह के तेजाब आते हैं। एक तेजाब ऐसा आता है जिसमें कहने के लिए तेजाब होता है, उसमें तेजाब कम, पानी ज्यादा होता है, वो तनु अम्ल में आएगा। लेकिन वो तेजाब जो बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें डालने से हड्डी तक गल जाती है, वो होता है सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल मतलब वो अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, तनु अम्ल। तो दोनों में एक ही डाले लेते हैं। इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सांद्र H2SO4, इसमें तनु H2SO4। दोनों हमने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब लिया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या फिर तेजाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्रता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन आयन की संख्या के आधार पर। तो ये बात याद रखेंगे कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल को उदाहरण जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़े H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इनके नाम उसे भी जाने गए। इसका हमने पीछे लिखा ही है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल। अब हम दुर्बल की बात कर लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल में जैसे कि भी यहाँ पर मैं लिखा है फार्मिक अम्ल जो HCOOH या दुर्बल, एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल के प्रकार समझ गए होंगे, स्रोतों के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। ये हो गए अम्ल के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है अम्ल से संबंधित। तो अम्ल की परिभाषा हो गए, अम्ल के उदाहरण हो गए, अम्ल के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे अम्ल के गुण। तो गुणों को भी जानना जरूरी है। तो अम्ल जैसे जानते हैं, सबसे मेन जो गुण होता है सभी को पता होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हमने कई सारे खट्टे फलों का नाम लिया, क्योंकि वो खट्टे होते हैं, तो अम्ल होते हैं खट्टे। तो अब अम्लों के गुण की बात कर लेते हैं। तो गुण एक तो मतलब खट्टा होता है और कई गुण है। तो अम्ल के गुण, अब गुण में दो तरह के गुण, कुछ भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अम्ल के गुण में पहला गुण क्या होता है, स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे, ये पहला गुण। दूसरा, अम्लों में विद्युत संचरण होता है या विद्युत संचालन होता है, यानी अम्लों में विद्युत का प्रवाह होता है, ये दूसरा गुण हो गया। फिर तीसरे की बात करते हैं, अम्लों में अधिक संक्षारकता होती है, यानी बहुत संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल में किसी वस्तु को डाल दो तो उस वस्तु को नष्ट कर देते हैं। जैसे तेजाब में कुछ डालते हैं तो जल जाता है। तो क्या है कि इनमें संक्षारकता होती है, तो अधिक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। एक और गुण की बात करती, कम से कम चार जरूरी है। चौथा गुण, अम्ल जो एक होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर होता है, वैसे तो लिटमस होता है बैंगनी, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है लाल और नीले लिटमस। तो लिटमस पेपर है, अगर लिटमस पेपर नीला है, नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। ये पहचान होती है अम्ल की। तो इनको तो मान लीजिए कम समझे नहीं, सबसे ज्यादा इनसे पहचान हो गई कि स्वाद में खट्टे होते हैं। और लिटमस पेपर डाल के देख लीजिए, पेपर होता है पतला पतला कागज, नीले रंग का लिटमस पेपर है, किसी अम्ल के विलयन में डाल देंगे
तो उसका कलर बदलकर लाल हो जाएगा तो अम्ल है, अगर लाल नहीं होता तो अम्ल नहीं। तो ये तो अम्ल के हो गए भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, एक काम करते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको मिटा कर ऊपर ही सही रहेगा। स्क्रीन शॉट हो गया होगा रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में रिएक्शन भी लिखना है, नीचे की जगह के हमारे रासायनिक गुण। अब जैसे अम्ल है, अम्ल की किसी न किसी से क्रिया करवाएंगे, तो क्रिया करवाने को कोई ना कुछ प्राप्त होगा तो रासायनिक गुण हो जाएगा। अब जैसे अम्ल है, अब अम्ल की क्रिया हम किसी धातु से करवाते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। कोई धातु लेते हैं, अब जैसे अम्ल है तो एक धातु हम लेते हैं जिंक, और अम्ल हम लेते हैं तेजाब H2SO4, इसकी क्रिया करवा लेते हैं। जिंक एक धातु है, जिंक इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा विस्थापन, यानी जो जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी जिंक आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो आ गया जिंक, SO4 तो है Zn SO4, जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा बाहर, और निकली क्या हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल था, अब क्या बन गया जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम लिखना चाहें किस प्रकार, ये बताएंगे कि जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बस हो गया कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसमें देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है जिसकी क्रिया जिंक धातु से करवाई गई, तो जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। मैटर क्लियर हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं, नंबर 2। अब जैसे कि हमें क्रिया अम्ल की करवानी है, अम्ल तो रहेगा, जैसे धातु के साथ हमने अम्ल की क्रिया करवा दी, अब फिर से अम्ल की क्रिया करवानी पर किसके साथ करवा दें, अम्ल तो है ही, अम्ल की क्रिया हम कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अब इनके साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा ये देख लेते हैं। तो एक लेते हैं, या तो हम कार्बोनेट ले लें या बाइकार्बोनेट ले लें। तो सबसे पहले तो हम अम्ल ही लेंगे, अब अम्ल होगा और अम्ल के साथ फिर कोई कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ हमें एक अम्ल लेना है, अब देखते हैं कौन सा अम्ल यहाँ पे सही बैठता है। जैसे कि क्या ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किससे बेटर रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, इसके 2 अणु। अब इससे क्लियर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे संयोजकता का भी महत्व होता है, जैसे कि हमने 2 से ले लिया, क्योंकि जो कैल्शियम है, कैल्शियम अब जाके मिलेगा क्लोरीन, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, इसलिए यहाँ पे 2 ले लिए हैं Ca। अब Cl2, अब संयोजकता के आधार पर कैल्शियम संयोजकता यहाँ पे है, तो CaCO, कैल्शियम डाइक्लोराइड बन गया। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बचा और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन है, 3 ऑक्सीजन में से 2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब 1 ऑक्सीजन बचा है और साथ में क्या है 2 हाइड्रोजन, यानी कि H2 जल। तो इनके बारे में लिखना चाहें तो ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनके साथ में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी क्रिया करवाने में क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड,
और इसके साथ में जल। तो इसमें क्या बताएंगे कि जब हम अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है, क्योंकि ये अभी तो बदल जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूर प्राप्त होगा। तो इसमें क्या था, जब अम्ल की क्रिया हमने धातु से करवाई तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, जब अम्ल की क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ। तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके साथ अम्ल खत्म हो गया, अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे क्षार। तो इसको मिटा दे रहे हैं, अब बात करते हैं क्षार, क्षारक। तो क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, क्षारक को बेस कहते हैं। तो हम क्षारक की बात करें, क्षारक इन्हें कहते हैं बेस। अब क्षारक को पढ़ना है तो वही बात, आर्हीनियस जो है इन्हीं के अनुसार, क्योंकि हमने अम्ल में भी इन्हीं का सहारा लिया था तो यहाँ भी आर्हीनियस को ही लेंगे, ब्रॉस्टेड लोडी को। तो आर्हीनियस के अनुसार जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है तो उसे क्षार कहते हैं। तो क्षारक होता है, क्षारक से क्षार होते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं या देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। तो अम्ल में क्या था, हाइड्रोजन आयन देते थे और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो क्षारक के अंतर्गत क्षार आते हैं, क्षार को एल्कली बोलते हैं इसी के रूप में। तो इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जैसे उदाहरण बहुत सारे NH4OH, इसमें भी OH है, KOH यहाँ भी OH है, NaOH यहाँ भी OH है, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ भी OH है। कहने का मतलब है कि OH होना चाहिए। कोई एक उदाहरण उठा लें, जैसे हम NaOH उठाते हैं, NaOH, इसको ब्रेक करेंगे तो जलीय विलयन दिखाएंगे तो सोडियम क्या होता है, Na प्लस और हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो ये क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहें चाहे कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। और इसमें क्या है, सोडियम आयन प्राप्त हुआ और इसके साथ में OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का हम जलीय विलयन निकालते हैं, एक बार दिखाएंगे एक क्यों जलीय, तो हमें सोडियम आयन प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हुआ और इसी OH माइनस से पहचानेंगे कि क्षार है। और कोई इसे उठा कर देख सकते हैं, अरे कि OH मान COH के होल ट्वाइस ले लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम की संख्या 2 होती है तो Ca प्लस 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 OH भी 2 बार है तो 2OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब करवाई जा रही है, जल में वियोजित किया जा रहा है तो कैल्शियम आयन और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। तो ये है क्षारक। तो समझ गया होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सब के सब क्षारक। ये क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे हमने अम्ल के बारे में बताया तो वैसे ही क्षार के बारे में प्रकार बताएंगे, क्षार के भी गुण बताएंगे। इसको मिटाते हैं, अब आते हैं क्षार के प्रकार। प्रकार की बात करते हैं, यहाँ पे अम्ल की तरह 6 प्रकार नहीं, सिर्फ 2 ही प्रकार है, तो उन्हीं 2 प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा टॉपिक। क्षार के प्रकार, यहाँ पे जो क्षार के प्रकार सीधे से एक ही आधार पे है, OH माइनस की संख्या के आधार पर, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के आधार पर। इससे पहले भी संख्या के आधार पढ़े हैं, तो अम्ल के 2 प्रकार थे, प्रबल अम्ल और हाँ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल थे। वैसे यहाँ पर संख्या के आधार पर 2 तरह के क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार तो परिभाषा वैसे ही बताएंगे,
वे क्षार जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होती है प्रबल क्षार कहलाते हैं। फिर वे क्षार जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम होती है वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं। तो प्रबल क्षार के उदाहरण जैसे कि हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रबल क्षार। वहीं दुर्बल क्षार की बात करें जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार। तो ये समझ गया हूँ कि प्रबल क्षार क्या है, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होती है और दुर्बल क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम होती है। तो ये क्षार के प्रकार हैं। तो अम्ल के प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षार की तुलना में। अब ये तो हो गए प्रकार। अब हम बात करेंगे क्षार के गुण, इसको मिटा देते हैं। अब क्षार के गुण जैसे वहां आपने बताया था भौतिक गुण रासायनिक गुण, वैसे यहाँ पे बताएंगे क्षार के गुण, तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण। पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमने अम्लों को बताया था, अम्लों को मेटाला तो खट्टे होते थे, जो क्षारक होते हैं क्षार, ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। जैसे कि साबुन कभी खाकर देखिए, साबुन का जैसा स्वाद होता है तो साबुन इसी में आता है, तो कड़वे कसैले स्वाद के होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो संक्षारकता होती है कम होती है, यानी कम संक्षारक होते हैं। तो संक्षारक ये भी होते हैं लेकिन ये कम मात्रा में होते हैं, जबकि अम्ल बहुत अधिक संक्षारक होते हैं। तो जो क्षार होते हैं वो कम संक्षारक होते हैं। और बात कर लेते हैं, जो क्षार होते हैं ये लिटमस पेपर की से बात की थी, लिटमस पेपर। तो अम्ल से इनकी तुलना कर सकते हैं। अम्ल में क्या था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, उल्टा का, लाल लिटमस पेपर को नीला। ये इनका गुण हो गया। जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथी बात, जो क्षारक होते हैं ये क्रिस्टलीय कण होते हैं, क्रिस्टल जैसे कण होते हैं। तो जो डिटर्जेंट बनता है वो इन्हीं क्षारकों से बनता है। तो इनके भौतिक गुण हो गए। अब सबसे मेन बात आते हैं जो कि होते हैं रासायनिक गुण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान, तो रासायनिक गुण की ज्यादा वैल्यू होती है। तो रासायनिक गुण की बात करते हैं। रासायनिक गुण, तो क्षारों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली बात, अम्ल में हमने पहले क्या किया था, एक अम्ल की जो क्रिया करवाए थे, हाँ वहाँ पर अम्ल करवाए थे, तो अम्ल की करवाए थे हम धातु से, तो यहाँ पे हम क्षार की करवा देंगे धातु से। अब क्षार एक ले लेते हैं। तो क्षार जैसे कि हम ले रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्षार। अब इसकी क्रिया हम धातु एक जिंक से ही करवाते हैं, जिंक से वहां भी करवाए थे, अब से क्रिया करवाते हैं। तो नाम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक धातु है। अब क्रिया करवाएं तो क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, बात याद रखेंगे। जैसे उससे पहले अम्ल में भी था कि जब अम्ल की क्रिया धातु से कराएगी तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन गैस के लिए H2 जो है, यहाँ पे सिर्फ H है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अब हो गया H2। अब बनेगा क्या, Na 2 बार Na2, जिंक एक है Zn, और क्या बच रहा है, हाइड्रोजन गैस निकालने के बाद 2 ऑक्सीजन बच रहा है O2। इसका नाम बनेगा सोडियम जिंकेट। साथ में क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, जो कि निकल जाए हाइड्रोजन गैस।
उसकी परिभाषा से बताएंगे कि जब किसी क्षार की अक्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बस इतनी सी बात होगी कि जब क्षार की क्रिया किसी धातु से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब फिर से क्षार की क्रिया किसी और से करवा देते हैं, किसी अधातु हाइड्रोक्साइड से करवा, अधातु हाइड्रोक्साइड। अब अधातु हाइड्रोक्साइड कौन है? अधिकतर हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्षार हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अधातु हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कार्बन, कार्बन अधातु है और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोल देगा, अधातु ऑक्साइड उल्टा लिख है ऑक्साइड, क्योंकि यह क्या है कि कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी क्रिया करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का नाम जानते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वैसे फेमस नाम है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे। अब इससे क्या प्राप्त होता है ये देखते हैं कि क्या क्या हमको मिलेगा। तो इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो सी कैल्शियम। अब यहाँ पे देखिए CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे तो बन जाएगा CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन निकाल, एक ऑक्सीजन बच रहा, दो हाइड्रोजन, जल। जल तो जानते हैं जल ही है, इसका नाम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें क्या है, जब क्षार की क्रिया हम एक अधातु हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं, तो जब हम क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से करवा रहे हैं तो हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा जल प्राप्त हो रहा है। तो CaCO3 और H2O। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया क्षार के गुण, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने अम्ल, अम्ल से संबंधित सारी बातें, यानी अम्ल, अम्ल के उदाहरण, अम्ल के प्रकार, अम्ल के गुण, फिर क्षार, क्षार की परिभाषा, क्षार के गुण, क्षार के प्रकार, क्षार के उदाहरण, ये सब पढ़ लिए हैं। तो अम्ल क्षार समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो अगले टॉपिक है जैसे कि सूचक, pH मान, फिर लवण, ये सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।